यह कहानी चार दोस्तों आर्यन, साक्षी, कबीर और नेहा की है। ये सभी कॉलेज के दिनों के गहरे दोस्त थे जो अब अलग अलग शहरों में काम कर रहे थे। लंबे समय बाद एक बार फिर से मिलकर समय बिताने का विचार सभी को बेहद उत्साहित कर रहा था। गोवा जाने का प्लान बना और सभी ने तय किया कि एक रोड ट्रिप पर जाएंगे। आर्यन, आत्मविश्वासी और हिम्मती लड़का जो इस ट्रिप का नेतृत्व कर रहा था और गाड़ी चला रहा था। साक्षी, शांत और समझदार लड़की जो भूत प्रेत पर थोड़ा बहुत विश्वास करती थी। कबीर, मजाकिया और निडर स्वभाव का, हमेशा डर को चुनौती देने के लिए तैयार। निया, खुशमिजाज और मस्तमौला, हालांकि दिल में थोड़ी डरपोक। रात के 11 बजे का समय था। सभी दोस्त आर्यन के घर पर मिले और उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत की। गोवा पहुंचने के लिए उन्होंने एक पुराना रास्ता चुना जो बहुत ही सुनसान और घने जंगलों से होकर गुजरता था। आर्यन ने सबको आश्वस्त किया कि यह रास्ता शॉर्टकट है और इससे वे जल्दी गोवा पहुंच जाएंगे। शहर की भीड़भाड़ छोड़ते ही रास्ते में सन्नाटा छा गया। जैसे जैसे वे सुनसान सड़क पर बढ़ते गए, चारों तरफ अंधेरा और गहराता गया। आर्यन ने कार का रेडियो चालू किया और हल्के संगीत के साथ सभी को सफर का आनंद लेने का कहा। लेकिन कबीर ने अचानक एक कहानी छेड़ दी। तुम सबको पता है कि इस रास्ते के बारे में अजीब कहानियां सुनने में आती हैं। साक्षी थोड़ा सा चौंक गई और हल्के डर के साथ बोली, क्या कहानियां? कबीर ने अपनी आवाज को डरावना बनाते हुए कहा, कहते हैं इस रास्ते पर कई लोगों ने अजीबोगरीब चीजें देखी हैं। कभी कभी लोगों ने बिना सिर के लोगों को चलते देखा है, तो कभी किसी औरत को बच्चों की आवाज में रोते हुए सुना है। नेहा ने हंसते हुए कहा, अरे कबीर, तू हमेशा ही ऐसी बातें बनाता है। लेकिन उसके चेहरे पर हल्का सा डर साफ दिख रहा था। आर्यन ने भी कबीर को हंसते हुए टोक दिया, चल भाई, ऐसी कहानियां मत सुना, नहीं तो नेहा डर के मारे गाड़ी से कूद ही जाएगी। सब हंसने लगे, लेकिन माहौल में एक अजीब सी खामोशी भी थी। एक तरह का असहज सन्नाटा चारों ओर फैल गया था। आधे घंटे के बाद गाड़ी एक सुनसान इलाके में पहुंची। दोनों ओर घना जंगल था और सड़क पर सिर्फ उनकी कार की हेडलाइट्स की रोशनी थी। अचानक गाड़ी की हेडलाइट के सामने एक साया सा दिखाई दिया। आर्यन ने ब्रेक लगाते हुए गाड़ी रोक दी। सबने देखा कि सड़क के बीच में एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंखें एकदम लाल थीं। वह उन्हें घूर रही थी। एक पल के लिए सब चुप हो गए। किसी ने कुछ नहीं कहा। साक्षी ने धीरे से कहा, आर्यन, चलो यहां से, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। आर्यन ने हड़बड़ाते हुए कहा, ठीक है, एक बार हॉर्न बजा देता हूं, शायद यह रास्ते से हट जाए। आर्यन ने हॉर्न बजाया, लेकिन वह औरत नहीं हिली। वह बिना पलक झपकाए उन्हें घूरती रही। कबीर ने मजाक में कहा, कहानी से डर तो नहीं गई अम्मा? साक्षी ने उसे टोकते हुए कहा, चुप रहो कबीर, ये कोई मजाक नहीं है। तभी वह औरत धीरे धीरे सड़क के किनारे चली गई। आर्यन ने बिना देरी किए गाड़ी को तेजी से आगे बढ़ा दिया, लेकिन सबके दिल में एक अजीब सा डर समा गया था। जैसे ही गाड़ी कुछ और किलोमीटर आगे बढ़ी, वे सभी थोड़े शांत हो गए, लेकिन अचानक गाड़ी में से अजीब आवाजें आने लगीं। पहले तो सबको लगा कि शायद कुछ तकनीकी समस्या है। तभी गाड़ी के शीशों पर किसी के नाखूनों की खरोंचने जैसी आवाज आने लगी। यह आवाज बहुत ही धीमी थी, लेकिन इतनी भयानक कि साक्षी की हालत खराब हो गई। निया ने डरी हुई आवाज में कहा, यह आवाज कैसी है? आर्यन ने कहा, कोई जानवर होगा शायद, जंगल का इलाका है, ऐसा होता है। लेकिन सबके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। कबीर ने मजाक में कहा, कहीं वही औरत हमारे साथ तो नहीं आई? लेकिन उसके हंसते चेहरे में भी हल्का सा डर झलक रहा था। तभी आर्यन ने गाड़ी रोक दी और बाहर जाकर देखने का फैसला किया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया, लेकिन बाहर अंधेरा इतना घना था कि आर्यन को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसने कार की हेडलाइट्स चालू की, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने भीतर आकर फिर से दरवाजा बंद किया और गाड़ी चालू कर दी। अब सबके चेहरों पर भय का साया था। कोई भी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था। धीरे धीरे गाड़ी फिर से आगे बढ़ने लगी। कुछ ही देर में वे एक सुनसान ढाबे पर पहुंचे। कबीर ने कहा, चलो थोड़ी चाय पीते हैं, माहौल बदल जाएगा। लेकिन जैसे ही वे ढाबे के पास गए, उन्होंने महसूस किया कि वहां कोई नहीं था। ढाबा सुनसान पड़ा था, जैसे वहां सालों से कोई नहीं आया हो। निया ने डरते हुए कहा, यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा, चलो वापस गाड़ी में चलते हैं।
जैसे ही वे वापस गाड़ी की ओर बढ़े, उन्होंने देखा कि एक आदमी दरवाजे के पास खड़ा है। उसकी आंखें अजीब ढंग से चमक रही थीं और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। कबीर ने उससे पूछा, भाई, ये ढाबा खुला है? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया और बस उन्हें घूरता रहा। अचानक वह आदमी धीरे धीरे पीछे की ओर गायब हो गया, जैसे वह धुंध में मिल गया हो। यह दृश्य देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। आर्यन ने जल्दी से सभी को गाड़ी में बैठने का कहा और उन्होंने फौरन वहां से निकलने का फैसला किया। गाड़ी अब तेजी से चल रही थी और किसी ने भी मुड़कर पीछे देखने की हिम्मत नहीं की। चारों दोस्तों का दिल अब डर से धड़क रहा था, लेकिन रास्ता खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। अंधेरे में सिर्फ गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी थी और चारों ओर गहरा सन्नाटा था। तभी अचानक साक्षी ने पीछे मुड़कर देखा और चीख पड़ी। उसने देखा कि वही बूढ़ी औरत उनकी गाड़ी के ठीक पीछे दौड़ रही थी और उसकी आंखों में वही खून जैसी लाल चमक थी। आर्यन ने गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा दी, लेकिन औरत की चीखें गाड़ी के भीतर सुनाई देने लगीं। अब कोई हंसी मजाक नहीं कर रहा था। सबके चेहरों पर पसीना और डर था। गाड़ी अब बेहद तेजी से चल रही थी और सबके दिल में खौफ का साया गहरा हो चुका था। रास्ता अंधेरा, घना और डरावना था। किसी ने भी पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। उनके चारों ओर पेड़ ऐसे झूम रहे थे जैसे किसी अजीब ताकत ने उन्हें पकड़ रखा हो। तभी अचानक गाड़ी की हेडलाइट्स एक बार फिर बुझ गईं। चारों ओर अंधेरा छा गया और गाड़ी धीमी होती गई। आर्यन ने ब्रेक पर पैर रखा और गाड़ी को रोक दिया। जैसे ही गाड़ी रुकी, सबके चेहरे पर भय और घबराहट साफ नजर आने लगी। साक्षी ने थरथराते हुए पूछा, अब हम क्या करेंगे? ये सब हो क्या रहा है? आर्यन ने डर को छुपाते हुए कहा, कोई टेक्निकल इशू होगा। गाड़ी को एक बार फिर से स्टार्ट करता हूं। लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी और उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। गाड़ी के अंदर एकदम सन्नाटा था और चारों एक दूसरे को देखकर सहम से गए थे। तभी अचानक गाड़ी के बाहर किसी के चलने की आवाजें आने लगीं। जैसे जैसे आवाजें नजदीक आती गईं, सबके दिल की धड़कन बढ़ती गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गाड़ी के चारों तरफ घूम रहा हो और उनके अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हो। कबीर ने धीरे से खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में उसे कुछ भी नजर नहीं आया। तभी अचानक किसी ने गाड़ी की खिड़की पर जोर से खटखटाया। साक्षी और नेहा दोनों डर के मारे चीख उठीं। आर्यन ने गहरी सांस लेते हुए सबको शांत किया और हिम्मत जुटाकर बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन बाहर घना अंधेरा था और कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही सब थोड़े शांत हुए, तभी गाड़ी के शीशे पर किसी ने नाखूनों से खरोंचने की आवाज करना शुरू कर दी। आवाज इतनी तीखी थी कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। साक्षी ने डरते हुए कहा, कहीं ये वही बूढ़ी औरत तो नहीं? आर्यन ने कबीर की ओर देखा, जिसने पहले भूत की कहानियों का मजाक उड़ाया था। लेकिन इस समय कबीर भी इतना डर गया था कि उसकी आवाज बंद हो चुकी थी। वह बस खिड़की को घूर रहा था। जैसे ही खरोंचने की आवाज बंद हुई, अचानक गाड़ी के सामने वाली सीट पर एक चेहरा दिखाई दिया। वह चेहरा किसी महिला का था, जिसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें अजीब सी पीली चमक लिए हुए थीं। उसका चेहरा बेहद डरावना था और ऐसा लग रहा था कि वह अंदर घुसने की कोशिश कर रही है। निया ने डरते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं और भगवान का नाम लेने लगी। आर्यन ने जोर से चीखते हुए कहा, यहां से जल्दी निकलो। कुछ पलों बाद गाड़ी अपने आप फिर से चालू हो गई। आर्यन ने बिना समय गवाए गाड़ी को तेजी से दौड़ा दिया। सभी के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था और कोई कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं था। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक सुनसान ढाबा दिखाई दिया। आर्यन ने गाड़ी रोकते हुए कहा, शायद यहां रुककर थोड़ा आराम कर लें और कुछ खा लें, इससे हमारी घबराहट थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वे ढाबे के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां अजीब सा सन्नाटा था। ढाबे के अंदर की रोशनी जल रही थी, लेकिन वहां कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह जगह बरसों से बंद पड़ी हो। कबीर ने न चाहते हुए कहा, शायद हमें यहां नहीं रुकना चाहिए, ये जगह भी अजीब लग रही है। लेकिन आर्यन ने उसे समझाते हुए कहा, चलो कुछ देर बैठकर पानी पी लेते हैं। सब डर गए हैं, थोड़ा आराम करना जरूरी है। चारों दोस्त ढाबे के अंदर गए और एक टेबल पर बैठ गए। ढाबे के अंदर का माहौल बेहद ठंडा और अजीब था। दीवारों पर जाले लगे थे और यहाँ वहाँ पुरानी टूटी फूटी चीजें बिखरी हुई थीं। तभी अचानक एक आदमी वहां आया। उसकी उम्र 50 के आसपास होगी और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी आंखें गहरी और डरावनी लग रही थीं। वह बस उन्हें घूरता रहा
और बिना कुछ कहे उनके पास आकर खड़ा हो गया। आर्यन ने उसे देखकर कहा, भाई साहब, यहाँ कुछ चाय या पानी मिलेगा क्या? वह आदमी कुछ नहीं बोला, बस आर्यन की ओर घूरता रहा। अचानक उसने धीरे से कहा, तुम लोग इस जगह पर क्यों रुके हो? यहाँ से चले जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। कबीर ने घबराकर कहा, अरे भाई, इतनी रात को हम और कहाँ जाएंगे? बस थोड़ा सा रुकना था। वह आदमी गुस्से से उनकी ओर देखता रहा और फिर धीरे धीरे वहां से गायब हो गया, जैसे वह किसी धुंध में खो गया हो। चारों दोस्त डर से सहम गए और जल्दी से उठकर गाड़ी की तरफ दौड़ पड़े। गाड़ी में वापस बैठकर आर्यन ने फौरन गाड़ी स्टार्ट की और वहां से तेजी से निकल गए। लेकिन अब तक सभी को इस बात का यकीन हो चुका था कि उनके साथ कुछ बहुत भयानक हो रहा था। साक्षी ने सहमी हुई आवाज में कहा, हमें इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए था, यहां कुछ गड़बड़ है। आर्यन ने उसकी बात अनसुनी करते हुए गाड़ी और तेज चलाना शुरू कर दिया, लेकिन थोड़ी ही दूर चलने के बाद गाड़ी के चारों ओर घना कोहरा छा गया। रास्ता दिखाई देना बंद हो गया और गाड़ी के शीशों पर किसी के हाथों के निशान बनने लगे। निया ने डरते हुए कहा, यहां से बाहर निकलो, कुछ तो है जो हमें जाने नहीं देना चाहता। तभी उन्होंने देखा कि वही बूढ़ी औरत फिर से सड़क के किनारे खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में नफरत थी और वह जोर से हंस रही थी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। वह उन पर नजरें गड़ाए हुए थी, जैसे वह चाहती हो कि वे यहां फंसे रहें। डर के इस माहौल में साक्षी ने अचानक कहा, मुझे बाहर कोई बुला रहा है, मैं थोड़ी देर में आती हूं। सबने उसे रोका, लेकिन साक्षी ने उनकी एक न सुनी और गाड़ी से बाहर चली गई। आर्यन और बाकी तीनों उसे गाड़ी में बुलाने के लिए बाहर निकले, लेकिन जैसे ही वे बाहर आए, कोहरा और भी घना हो गया और साक्षी गायब हो गई। चारों ओर सन्नाटा था और साक्षी का कहीं कोई पता नहीं था। कबीर और नेहा ने जोर से आवाजें लगाईं, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। अचानक दूर से साक्षी की चीख सुनाई दी, जैसे वह किसी भयानक चीज से बचने की कोशिश कर रही हो। चारों दोस्त सहम गए। वे इस भयानक स्थिति में फंस चुके थे और अब समझ नहीं पा रहे थे कि साक्षी को कैसे ढूंढें। कुछ समय बाद साक्षी वापस आई, लेकिन उसका चेहरा बदला हुआ लग रहा था। उसकी आंखें बुझी हुई थीं और उसकी हंसी बेहद डरावनी थी। निया ने पास जाकर पूछा, साक्षी, तुम ठीक हो? लेकिन साक्षी ने उसकी तरफ बिना देखे कहा, यहां बहुत अच्छा है, तुम सब भी यहीं रुक जाओ। उसकी आवाज बेहद ठंडी और अजीब थी, जैसे वह कोई और बोल रहा हो। साक्षी का यह रूप देख सबके रोंगटे खड़े हो गए। अब उन्हें यकीन हो गया कि वे किसी भयानक शक्ति के घेरे में फंसे हुए हैं। अब तक सबके चेहरों पर भय और घबराहट साफ झलकने लगी थी। साक्षी का बदला हुआ रूप सभी को डरा रहा था। उसकी आवाज में एक अजीब ठंडक और उसकी आंखों में एक खालीपन था, जैसे उसमें से उसकी आत्मा कहीं गायब हो चुकी हो। निया ने साक्षी का हाथ पकड़ते हुए कहा, साक्षी, क्या हुआ है तुम्हें? हमें बताओ कि क्या हो रहा है। लेकिन साक्षी ने उसकी ओर देखकर एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, तुम सबको यहीं रुकना होगा, इस जगह से कोई बाहर नहीं जा सकता, ये रास्ता तुम सबकी कब्र बनेगा। उसके इस तरह के अजीब जवाब से सभी का डर और बढ़ गया। अब नेहा ने डरते हुए आर्यन की ओर देखा और कहा, हमें यहां से तुरंत निकलना चाहिए, कुछ बहुत गलत हो रहा है। आर्यन ने फौरन गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, चारों ओर गहरा कोहरा और घना हो गया। गाड़ी की हेडलाइट्स भी अब उस कोहरे को चीरने में नाकाम हो रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें इस जगह पर रोक रखा हो। तभी अचानक गाड़ी में एक ठंडी हवा का झोंका आया और नेहा को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके ठीक पीछे वही बूढ़ी औरत खड़ी थी जिसे उन्होंने पहले सड़क पर देखा था। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और वह एक अजीब सी हंसी हंस रही थी। नेहा के शरीर में भय की एक लहर दौड़ गई और उसने चीखते हुए आर्यन को गाड़ी और तेज चलाने को कहा। लेकिन जब सबने पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वह सिर्फ नेहा को ही दिखाई दे रही थी। नेहा बुरी तरह से डर चुकी थी और बस रोए जा रही थी। अब सब समझ चुके थे कि यह कोई साधारण डर नहीं है, वे किसी शापित रास्ते पर थे। गाड़ी में सब एक दूसरे को घबराहट भरी निगाहों से देख रहे थे। तभी कबीर ने देखा कि साक्षी का चेहरा धीरे धीरे फीका पड़ रहा है, जैसे उसकी छवि धुंधली हो रही हो। कबीर ने धीरे से कहा, तुम लोग देख रहे हो साक्षी का चेहरा, यह अजीब सा क्यों लग रहा है? आर्यन ने ध्यान से देखा तो साक्षी का चेहरा सच में धुंधला होता दिखा।
उसकी त्वचा पीली और पारदर्शी लगने लगी थी, मानो वह कोई छाया बन रही हो। साक्षी ने अपनी आंखें बंद करते हुए एक गहरी सांस ली और बोली, तुम लोग यहां से नहीं जा सकते, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, मुझे यहीं रहना है। ये कहते ही वह अचानक शांत हो गई और उसकी आंखें बंद हो गईं। बाकी तीनों दोस्त सहम गए और समझ नहीं पाए कि क्या करें। उनकी हालत अब तक बेहद खराब हो चुकी थी और उनकी हिम्मत जवाब दे रही थी। जैसे ही वे थोड़ा शांत होने की कोशिश कर रहे थे, गाड़ी के बाहर से अचानक किसी के रोने और चीखने की आवाजें आने लगीं। ये आवाजें इतनी दर्दनाक और भयानक थीं कि सबके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। आवाजें किसी छोटे बच्चे के रोने की तरह थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सा दर्द था। नेहा ने कान बंद करते हुए रोते हुए कहा, बस करो, मुझे यहां से जाना है, मैं अब और नहीं रह सकती। आर्यन ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की और गाड़ी को तेजी से चलाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही गाड़ी कुछ दूरी पर पहुंची, एक जोरदार झटका लगा और गाड़ी अचानक रुक गई। अब सभी के चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। वे गाड़ी में कैद होकर रह गए थे और बाहर की आवाजें धीरे धीरे और तेज होती जा रही थीं। कुछ समय बाद एक बूढ़ा व्यक्ति गाड़ी के पास आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक चेतावनी थी। वह धीरे धीरे गाड़ी की खिड़की के पास आया और आर्यन से बोला, तुम लोग इस रास्ते से जल्दी निकल जाओ, वरना तुम्हारे साथ वही होगा जो सैकड़ों साल पहले यहां हुआ था। आर्यन ने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, बाबा, यह जगह आखिर है क्या? बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, यह जगह शापित है। यहां कभी एक परिवार के साथ भयानक हादसा हुआ था। उनकी आत्माएं इस जगह पर अटकी हुई हैं और वे किसी को भी यहां से बाहर जाने नहीं देती। सभी की रूह कांप गई। कबीर ने भयभीत होकर कहा, तो हमें क्या करना चाहिए? बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, यहां से वापस जाने की कोशिश मत करो, इस रास्ते पर चलते रहो। जैसे ही पहला सूरज निकलेगा तुम्हें रास्ता मिल जाएगा, लेकिन अगर रुके तो ये आत्माएं तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। यह कहकर वह आदमी धीरे धीरे धुंध में गायब हो गया, मानो कभी था ही नहीं। अब तीनों दोस्त समझ चुके थे कि उन्हें आगे बढ़ते रहना है। उन्होंने बिना देर किए गाड़ी चालू की और चलने लगे। चारों ओर सन्नाटा छा गया था, लेकिन वे किसी भी कीमत पर रुकने को तैयार नहीं थे। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, गाड़ी के शीशों पर खून के धब्बे दिखाई देने लगे और एक अजीब सी ठंडी हवा चारों ओर छाने लगी। उनके मन में डर था कि कहीं यह यात्रा उनकी आखिरी यात्रा न बन जाए, लेकिन सूरज की पहली किरण उनके लिए एक उम्मीद की किरण बन गई। जैसे ही सूरज उगा, चारों ओर का माहौल सामान्य होने लगा। गाड़ी के शीशों पर से खून के धब्बे गायब हो गए और गाड़ी को